चलो भाई, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है तुम्हारे। इकोनॉमिक्स में दो किताबें तेरे को तो पता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पता है क्या, वो मीन मीडियन मोड जो पढ़ा था ना, वही वाला सब्जेक्ट है, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है। तुम लोग वापस से भी मीन मीडियन मोड पढ़ोगे और डेप्थ में पढ़ोगे। और इसमें चैप्टर 3 बस प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है। हाँ, और बहुत डेप्थ है ना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर करने के लिए। तो अपने आज इकोनॉमिक्स को काफी अच्छा खासा मुझे लग रहा है 2-2.5 चैप्टर अपने खत्म करेंगे आज की डेट में, 4 बजे तक चलेगा एक्सपीरियंस। चलो, इकोनॉमिक्स क्या है देखो, तुम लोगों को इतनी बेसिक बात तो पता है, इकोनॉमिक्स के ऊपर तुम लोग आईएएस में भी बहुत कुछ पढ़ते थे। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ना, वो दो वर्ड से डिराइव हुआ है, एक ओइकोस और एक निमेन, मतलब कि हाउस का मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का नॉर्मल मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। पहले इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए यूज करते थे भाई, कि इकोनॉमी है पॉलिटिकल वे में है कि भाई लोगों की इकोनॉमी मेंटेन करनी है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। जैसे हमारे सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो रहे थे, तो वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। मतलब कि जैसे आजकल के मोदी है, उनको तो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा देश चलाना है तो भी इकोनॉमिक्स का ज्ञान जो है होना चाहिए, उसके बिना नहीं चल सकती। मतलब मैनेजमेंट है बेसिकली। हमारे पास देश में हमारे प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग इतने ज्यादा हैं और लोगों में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बट ये एक चीज है कि सबके वांट बहुत ज्यादा है, यानी कि लोगों को चीजें सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा चाहिए, सबकी डिमांड ज्यादा है, वांट ज्यादा है। लोगों को चीजें चाहिए, कपड़े चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें हैं जो वांट्स इतनी ज्यादा है, पर उसको फुलफिल करने के लिए उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मतलब वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स अराइज होती है। पॉवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉपुलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो प्रॉब्लम हुआ, स्कैरसिटी, ये सारी चीजें इसी चीज की वजह से हो रही है कि वांट ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग किसको स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज से लोगों की मैक्सिमम नीड जो है फुलफिल कर सके, कि लोगों का मैक्सिमम जो वांट है वो सेटिस्फाई कर सके। तो वही इन्होंने बोला है, इकोनॉमिक्स क्या है कि एक स्टडी है कि किस तरीके से लोग जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट जो है लोगों की सेटिस्फाई करते हैं। बेसिकली ये हमें बताता है किस तरीके से गुड्स और सर्विस बन रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। हम सारे के सारे लोग कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर कोई दूसरे काम में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिससे हम लोग हमारी या किसी और की वांट या डिजायर फुलफिल कर सके। जैसे फार्मर जो अपने फील्ड में बिजी है, वर्कर अपने फैक्ट्री में बिजी है, प्रोफेशनल जैसे सीए या डॉक्टर है वो अपने प्रोफेशन में बिजी है। तो डिपेंडिंग ऑन द वांट कि भाई जरूरत किस तरीके की है, उसके हिसाब से हमने इकोनॉमिक्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एकदम सिंपल भाषा में इसका मतलब खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो पैसे कमाने के पर्पस से चालू की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है सेटिस्फैक्शन के लिए चालू की जाती है। जैसे चैरिटी, चैरिटेबल जो वो ऐसे होते यूनिटी, तो उसमें क्या रहता है, वो लोग पैसा लेने के लिए नहीं का चालू किए, अगर पैसा नहीं भी मिलेगा तो दे हैव देयर ट्रस्टीज, वो ट्रस्टी लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं पैसा, मतलब उनको लोगों से पैसा नहीं कमाना है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर नॉर्मली जो एक्टिविटीज होती है जैसे स्कूल है या ट्यूशन है या फिर जो डॉक्टर्स के पास तुम नॉर्मली जाते हो, तो ये सारे लोग किस लिए बैठे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए बैठे हैं। ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको पैसा मिले, यानी इनका पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना है, समझे। तो ये मेन कहानी है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम लिविंग के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए वो काम को करते हैं। शॉपकीपर सामान बेच रहा है, डॉक्टर पेशेंट्स को अटेंड कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसी चीजें आती है जिसमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स और सर्विस का, और फ्री में इसका कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होगा। अब जो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये बार-बार वर्ड पढ़ रहे हो तुम, इसके ऊपर भी थोड़ी जानकारी लेनी है तुम लोग को। देखो, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम डायरेक्टली गुड्स और सर्विस को यूज कर लेते हैं हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारे वांट्स को फुलफिल करने के लिए। अब कंजम्पशन क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग अभी सर्विस का कंजम्पशन कर रहे हो, मैं यहाँ पे तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, तुम लोग उसको कंजम्पशन कर रहे हो। तो यानी कि ये कंजम्पशन का मतलब होता है। गुड्स भी हो सकता है कि खाना खा लिया, कोई सामान खरीद लिया, कपड़े पहन लिए, ये सब भी क्या है, गुड्स है। तो गुड्स और सर्विस का यूज करते हैं, और क्यों करते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट के लिए, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। ब्रेड खाना, मिल्क पीना, वॉच पहनना, म्यूजिक सुनना, ये सारी कंजम्पशन एक्टिविटीज है। कंजम्पशन के अंदर हम लोग पहले वांट को पढ़ते हैं, भाई जरूरत क्या है, वो जरूरत क्यों आई, उसका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और किस लॉज को वो गवर्न कर रही है। अब ये जो लॉज है, तुम लोग बोलोगे सर इसके ऊपर क्या लॉज है, मुझे कोई चीज की डिमांड है, मुझे कोई चीज का सेटिस्फैक्शन चाहिए, इसके ऊपर क्या लॉज है, इसके ऊपर भी बहुत सारे लॉ है। एक सबसे कॉमन लॉ मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तुम्हारे इकोनॉमिक्स की दूसरी किताब जो है ना, माइक्रो, उसके सेकंड चैप्टर में तुम पढ़ोगे। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुम लोगों को कोई चीज खाने की क्रेविंग हो रही है, लेट्स सपोज कि तुमको पिज्जा खाना है,
अब तुम लोग पिज्जा का पहला स्लाइस जब खाओगे उसका जितना टेस्ट आएगा या फिर हाँ उसका जितना टेस्ट आएगा उतना दूसरे स्लाइस का आएगा नहीं। दूसरे स्लाइस खाओगे, पहले स्लाइस में तुमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे स्लाइस में सेटिस्फेक्शन मिला लेकिन पहले स्लाइस जितना नहीं मिला, तीसरे स्लाइस में भी सेटिस्फेक्शन मिला लेकिन कम हुआ, चौथे स्लाइस में और कम हुआ, फिर ये स्टेज आएगा पांचवें स्टेज पे कि अब ठीक है अब खा के और मजा नहीं आया कि चौथे में जितना मजा आ गया था उतना ही मजा पांचवें में भी आ गया, और जब छठा खाओगे ना तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा कि बस बेकार चीज है करके ऐसा। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जब आपको कोई चीज मिल जाती है ना तो जब आप उसका कंजम्पशन बढ़ाते रहते हो ना तो आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो उन सब के बारे में जानकर कंजम्पशन होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है बेसिकली, स्टैटिस्टिक्स हमें मदद करता है कंजम्पशन के बारे में और अच्छे से जानने के लिए कि भाई कौन से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है कितना इनकम जो है स्पेंड कर सकते हैं नेसेसिटीज कंफर्ट लग्जरी में। पाई चार्ट बनाते थे, किसका पार्ट था, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट था। अब पाई चार्ट बना दिया, सबका वो बना के रखा है भाई इतना खर्चा रेंट में, इतना खर्चा क्लोथिंग में, इतना खर्चा फूड में, इतना खर्चा मिसलेनियस में, तो पता चलता है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से, यहाँ पे मैथ्स आया, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से वो हमें इकोनॉमिक्स को समझने में जो है सबसे मेन जो है मदद करता है। बेसिकली बहुत हेल्पफुल होती है स्टैटिस्टिक्स किसी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटरमाइन करने के लिए, और टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पीपल, टैक्सेबल कैपेसिटी समझते हो ना कि कितना टैक्स वो भरेंगे, कितना टैक्स वो भरेंगे या फिर कितना कमा रहे हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। इसी का एक कंसेप्ट आता है इंडेक्स नंबर करके, उसके बिना हम लोग जो है कैलकुलेशंस नहीं होती टैक्स की आगे जाके, यानी कि बहुत सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट। फिर प्रोडक्शन, तुमको पता है प्रोडक्शन मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जिससे तुम गुड्स और सर्विस बना रहे हो फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। अब ये सर्विस हम क्यों बना रहे हैं, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, या फिर सेटिस्फैक्शन भी बोला जा सकता है कि भाई सेटिस्फैक्शन हो गया हमारे वांट का। जैसे मुझे पढ़ाना बोल रहा हूँ, पढ़ाना बहुत पसंद है, यानी कि मेरे को मैं मेरे वांट सेटिस्फाई करने के लिए भी पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ जनरेशन ऑफ इनकम के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों पर्पस की वजह से मैंने क्या किया, सर्विस प्रोड्यूस करें, अब गुड्स भी इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं, जैसे बुक बना दी और मैंने मार्केट में बुक समझ लो बेच दी, जैसे तुम्हारे पास जो बुक्स है ऐसी बुक्स मैं भी रजिस्टर करके मेरे नाम की बना के बेच सकता हूँ, अगर वो लोग खरीद रहे तो क्या है, वो गुड का एग्जांपल है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सर्विस का एग्जांपल है ऐसा। तो फार्मर जो है वो काम कर रहा है, कारपेंटर, ट्रेडर, टीचर, डॉक्टर, शॉपकीपर, ये सारे प्रोडक्शन के अंदर ही आते हैं। प्रोडक्शन बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दिस इज रॉ मटेरियल, और मेरा एक्सप्लेनेशन क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। काइंड ऑफ यही मतलब है कि यहाँ से पढ़ के तुमको इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक मेरे मुंह से नहीं सुनोगे। तो यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश रूप में बनाना, ये सर्विस को लेके एग्जांपल था। अब जैसे डॉक्टर है, तुमने रॉ मटेरियल सारी इंफॉर्मेशन दे दी, ऐसा 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 बीमार हूं मैं, उसने क्या कर दिया, फिनिश प्रोडक्ट तुमको दे दिया, दवाई दे दी, समय लिख तुम्हारी बात। या फिर नॉर्मली मैं मिठाई का दुकान अगर रखा हूँ तो मैंने दूध खरीदा, वो मेरा रॉ मटेरियल है, उससे मैं मिठाई बना रहा हूँ और मैं बेच रहा हूँ, कतली बेच रहा हूँ, रबड़ी बेच रहा हूँ, ये क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्शन में सबसे मेन बात देखो, अगर मैं किसी पॉइंट पे बहुत अटक गया ना तो समझना कि वो बहुत पूरे साल रिपीट होने वाला है। तो प्रोडक्शन में मैं बहुत देर से अटका हूँ। सबसे मेन बात क्या है कि भाई एक एक्टिविटी है जिसमें रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इकोनॉमिक, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जो सेटिस्फेक्शन है ना वो उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि दूध है, दूध मुझे सेटिस्फेक्शन शायद इतना नहीं देगा जितना मुझे दूध की बनी हुई मिठाई देगी। तो वो जो कन्वर्जन है, वो जो चेंज है, वो कैसे आ रहा है, प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन क्या करता है, किसी भी चीज की यूटिलिटी एनहेंस कर देता है, किसी भी चीज का सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रोडक्शन में ये कहानी है, और इसमें ये बहुत जरूरी है, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे बनाना है और क्या बनाना है। सबसे पहले तो क्या बनाना है कि भाई हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को पढ़ाना है। अब दूसरा सवाल आता है कैसे पढ़ाना है, घर पे जाके पढ़ाना है, खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है, ऑनलाइन यूट्यूब पे करना है, किसी और के इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाना है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये है हाउ टू प्रोड्यूस में। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे कुछ बना रहा हूँ मैं, तो आई हैव टू टेक्निक्स, मैं बोलता हूँ दो टेक्निक है मेरे पास। एक होती है मेरे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नॉर्मली इंडिया में जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा चलता है। इसका मतलब क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि आप लोगों से ज्यादा काम करवाते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा काम है कि यहाँ पे रोबोट्स या कुछ टेक्नोलॉजी का बहुत तेज यूज नहीं है, यहाँ पे लोग तो चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो दिस इज लेबर इंटेंसिव वर्क। और जब यूट्यूब में पढ़ा रहा है कोई, तो टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं। अब जैसे कि मेरी फैक्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे 100 लोग काम करते हैं, तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। मैंने क्या चीज ये है ना, वो मिक्स है, दोनों किताब थोड़ी जुड़ी हुई है। हाँ, दोनों किताब जुड़ी हुई, एग्जांपल्स कॉमन होते हैं ऐसा। तो इसमें मैं कौन सी डेफिनेशन याद करनी
इसमें मेन ये कर लो प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ बुलेट वाले कर ले मटेरियल तो बस चलेगा। ये कर लो बहुत ऊपर वाली भी वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है रॉ मटेरियल टू फिनिश, इसमें मीनिंग ज्यादा है। तो आप करवा दोगे कि क्या क्या याद करना है? हाँ बोलते रहना। वो इसमें से बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मतलब आप बोलते तो यानी इसमें ये वाला लाइन जो है तुम लोग प्रोडक्शन के लिए याद कर सकते हो। अब तो यही है, अब मैं एग्जांपल देता कि 100 जनों से अगर मैं काम करवा रहा हूं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, 90 लोग हटा दिए, मशीन लेकर आ गया, उसके बदले में एक जनों को मशीन के ऊपर बिठा दिया, मशीन तो ज्यादा काम करके देगी। तो जहां पे मशीन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। तो यानी कि क्या बनाना है वो पता चल गया, तो कैसे बनाना है उसकी मैंने तुमसे 2 टेक्निक्स है। ये सारे एग्जांपल जो है तुम्हारी बुक के ही दे रहा हूं, बुक के बाहर के एग्जांपल मैं देता ही नहीं हूं इकोनॉमिक्स को इसमें। अब देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मुझे नहीं लगता इसमें मुझे बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, तुमको पता है कि लैंड, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। प्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग यही देखते हैं कि भाई कैसे प्रोडक्शन करना है, उसके बेसिक फीचर एंड आल्सो द लॉज गवर्निंग प्रोडक्शन, इसके भी अपने अपने लॉज होते हैं जो तुम पूरे 11th में और 12th में जो है पढ़ते जाओगे। और स्टैटिस्टिक्स मदद करता है हमें, स्टैटिस्टिक्स कैसे मदद करता है कि भाई कितना बनाया है और हमारे अलग-अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कितनी एफिशिएंसी है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, वो सबको कैलकुलेट करने में स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करता है, मदद करता है, इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो हमारे इकोनॉमी के 2 ही वाइटल एलिमेंट है, 2 ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो एक जरूरी हमें लगता है कि भाई प्रोडक्शन हुआ ना तो प्रोडक्शन के बाद उस चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना पड़ेगा। तुमको पता है प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को साथ में काम करवाना पड़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो भी आपने इनकम जनरेट की ना वो इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करो। कैसे, जैसे लैंड लिया है तो उस पर रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेजेस देने पड़ते हैं, फिर एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है कैपिटल में, तो ये सारी चीजें। और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को तुमको प्रॉफिट देने पड़ेंगे। तो ये जो इनकम आपने जनरेट की, देखो प्रोडक्शन कब होगा, जब ये चारों फैक्टर बराबर काम करेंगे, तो चारों फैक्टर में बराबर इनकम भी तो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो वही फंडा आता है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी टोटल इनकम अराइज हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस से, और वो इन फैक्टर्स को कितना 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 अमाउंट जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स में वो मदद करता है। तो स्टैटिस्टिक्स में मदद करता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। जब तुम क्लास 12th में आओगे ना तो चैप्टर नंबर 4 में मैक्रो इकोनॉमिक्स के तुम लोग कैलकुलेट करना सीखोगे नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी जो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एनएनपी, ये सारी चीजें तुम लोग समझोगे आगे जाके। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें इन चीजों में भी मदद करता है। और स्टैटिस्टिक्स जो है उसके डेटा हमें मदद करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम और वेल्थ को भी समझने के लिए। ये तुमको अच्छे से पता होगा कि भाई इनकम्स आर जनरेटेड इन द हैंड ऑफ वेरी फ्यू पीपल, ये तुम लोग समझ सकते हो कि लोगों के हाथों में पैसा जो है कैसे है कि बहुत कम लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा पैसा है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का इंडिया के अंदर। तुम लोग अच्छी भाषा में बोलते हो इनकम डिस्पैरिटी है, ये सब तुम लोगों ने आईएएस में तो तुम लोगों ने ये सारे वर्ड्स यूज किए, तो इसको इनकम डिस्पैरिटी बोलते हैं। मतलब लोगों के हाथों में पैसा अनइक्वल नहीं है, टॉप 5% के पास 90% पैसा चला गया, बाकी 95% लोगों के पास 10% ही पैसा है। तो इस जब ये गैप बढ़ता रहता है ना तो वो नेशन जो है वो डेवलप्ड कभी नहीं हो सकता, वो डेवलपिंग ही रह जाता है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इतनी बात क्लियर है तुम्हारी? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है मेन, हमने देखा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से इसका लेना देना है, किसमें क्या होता है तुम समझे। फिर होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी जिसको मनी से कोई कंसर्न नहीं है, पैसा बनाने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए मैंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू नहीं की है। जैसे कि अगर घर पे मम्मी खाना बना रही है तो पैसा थोड़ी लेगी, और अगर मैं मेरे भाई को पढ़ा रहा हूं तो उससे पैसा थोड़ी लूंगा, यानी टीचर टीचिंग रिसोर्स है। अगर कोई मेरे जान पहचान में मेरा बच्चा है या फिर कोई और का जो मामा का लड़का है तो फिर उनको थोड़ी मैं पैसा दूंगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई भी मॉनेटरी रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, मतलब पैसा नहीं चाहिए, कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, बस सेंटिमेंटल रीजन से, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पेट्रोटिज्म की वजह से भी बहुत लोग करते हैं, है ना, देशभक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, सब चीज करते हैं। तो मतलब कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यही है। एग्जांपल देखो, चैरिटेबल एक्टिविटी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री एजुकेशन होते हैं नीडी स्टूडेंट्स को, इसीलिए सोशल एक्टिविटीज होती है, गेट टुगेदर, अटेंडिंग पार्टी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी लाइक प्रेइंग टू गॉड, इन सब में कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। पैसों का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है, पैसों का ट्रांजैक्शन जरूर होता है, लेकिन जो लोग भी ये काम कर रहे हैं ना उनका एम जो होता है सेम कल वाला, उनका एम जो होता है ना, उनका एम पैसा कमाना नहीं होता, बस वो लव, सिंपैथी, पेट्रोटिज्म के लिए कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम समझते हैं इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स क्या है। इस टॉपिक पे सितारा मार देना, एग्जाम में पूछते हैं डिफाइन इकोनॉमिक्स।
तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है ना, अब देखो ये दिस इज लाइक हिस्ट्री, ये हिस्ट्री की तरह है, जैसे तुझे बहुत समझ आएगा। 9th में अपने को मॉडल नहीं पढ़ते थे रदरफोर्ड का वगैरह 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 करके, तो एक करके सबके लिमिटेशन इंप्रूवमेंट करते हैं, वैसा है ये। अभी देखो इसका जो डेफिनेशन है ना, पहले इस बंदे ने कोई डेफिनेशन दिया, थोड़ा ध्यान दो, पहले इस बंदे ने डेफिनेशन दिया, इसके डेफिनेशन को थोड़ा क्रिटिसाइज किया और उसके डेफिनेशन पे थोड़ा इंप्रूवमेंट लाके इसने डेफिनेशन दिया, उस पे और इंप्रूवमेंट लाके इसने डेफिनेशन दिया, उस पे और इंप्रूवमेंट लाके फाइनल इसने डेफिनेशन दिया। तो ऐसी कहानी के शुरुआत में लोगों ने डिफाइन किया था, पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस हुआ, तो इन बंदों ने क्रिटिसाइज किया इनके डेफिनेशंस को, और फिर इन लोगों ने जो है क्या किया, अपना और इंप्रूव्ड डेफिनेशन जो है वो किया है। अब देखो, तो एडम स्मिथ नाम का बंदा था, इसने वेल्थ डेफिनेशन दी, मतलब इसने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के पर्पस से ज्यादा कनेक्ट किया। क्या? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसने बोला इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस ऑफ वेल्थ है। एवरीडे लैंग्वेज में वेल्थ का मतलब लॉट ऑफ मनी होता है, पर इसमें जो इकोनॉमिक्स में है वेल्थ का मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। मतलब वेल्थ का मतलब होता है कोई भी वो चीज जो हमारे वांट सेटिस्फाई कर सकती है, वो वेल्थ कहलाती है। इवन ये जो सर्विस है, ये स्मार्ट बोर्ड भी तुम्हारे लिए वेल्थ बन सकता है, क्योंकि तुम्हारा वांट जो है क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पर इसका डेफिनेशन बहुत लिमिटेड था। इकोनॉमिक्स इतना छोटा नहीं है कि साइंस ऑफ वेल्थ सिर्फ वेल्थ की बातें है, नहीं। तो इसके डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और फिर आया वेलफेयर डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इस बंदे ने वेलफेयर डेफिनेशन दी और इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक जो है इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी आदमी के ऊपर स्टडी कर रहा है, फिर किसी भी लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि नॉर्मल उसके लाइफ में वो किस तरीके से पैसा कमाता है और किस तरीके से पैसों को यूज भी कर रहा है। तो वेलफेयर का नाम आ गया कि भाई वेलफेयर पर्पस भी यहाँ पे जो है जुड़ रहा है कि कमा तो रहा है पर यूज कैसे कर रहा है, उसकी स्टडी है इकोनॉमिक्स। तो ये इसने डेफिनेशन दिया। तो इकोनॉमिक्स, इसने बोला इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ के ऊपर नहीं है पर ये पूरे आदमी की स्टडी है। तो मार्शल के हिसाब से उसका मेन एम था टू प्रमोट मटेरियल वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर समझते हो कि पैसों से जो लोगों का भला हो सकता है, वो नॉर्मली पैसों का भला और इंसानों का भला कैसे जुड़ा हुआ है, कि पैसों से कैसे इंसानों को भला मिलेगा, कि मॉनेटरी वेलफेयर होगा तो ह्यूमन वेलफेयर भी साथ साथ कैसे होने वाला है। ये कंसर्न था किसका, अल्फ्रेड मार्शल का। और इन्होंने जो है अपना फोकस वेल्थ से वेलफेयर में शिफ्ट कर रहा। और बहुत समय तक इनकी डेफिनेशन को लोग मान रहे थे कि हाँ एक बढ़िया डेफिनेशन है, पर कुछ समय बाद इनकी डेफिनेशन भी जो है प्रोफेसर लायनल रॉबिन ने क्या कर दी, क्रिटिसाइज कर दी। और इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्कैरसिटी के तरीके से डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि हमने शुरुआत में ही क्या पढ़ा था कि स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इकोनॉमिक्स है। तो यानी इन्होंने प्रोफेसर लायनल रॉबिन ने क्या बोला कि आपको इनकी डेफिनेशन स्कैरसिटी ओरिएंटेड बनानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कैर्स। एंड का, ये एंड का मतलब होता है वांट्स, ये जो एंड होता है, ये जो एंड वर्ड है इसका मतलब है वांट्स, और स्कैर्स मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो। तो ये बोल रहे हैं कि आपको इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहिए किस तरीके से वांट और स्कैरसिटी के बीच में जो है ह्यूमन बिहेवियर रहता है, कि आपके पास डिमांड इतनी ज्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी है नहीं आपके पास, मतलब वांट इतनी ज्यादा है आपके पास रिसोर्सेज है नहीं फुलफिल करने के लिए। तो इस चीज को स्टडी करना जो है वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। एंड एंड स्कैर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब कि प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है। जैसे पानी अनलिमिटेड तो नहीं है ना, लिमिटेड है। पानी के यूज कितने देख लो तुम, पेट्रोल के यूज कितने देख लो, सिर्फ गाड़ी में थोड़ी लगता है, बहुत सारी मशीन पेट्रोल से चलती है और भी डिफरेंट। तो आपके पास जो चीजें हैं, एक तो ऑलरेडी वो स्कैर्स है, ऑलरेडी वो कम है, ऊपर से उसके अल्टरनेट यूजेस इतने ज्यादा है कि एक चीज एक जगह पे नहीं, एक चीज 100 जगह पे यूज होती है। तो इन्हीं चीज को स्टडी करना जो है वो स्कैरसिटी डेफिनेशन में आता है। कि रॉबिन के हिसाब से, प्रोफेसर लायनल रॉबिन के हिसाब से ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड है, पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो तो लिमिटेड है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। और ये जो चीजें हैं ये तो हर जगह पे, हर कंट्री में, हर जगह पे एवरी टाइम पाई जाती है। तो इकोनॉमिक जो है वो किससे डील करता है कि किस तरीके से ये जो कम है रिसोर्सेज है, स्कैर्स रिसोर्सेज है, इसको हमें अलोकेट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लोगों के बीच, जिससे उन लोगों का वांट जो है सेटिस्फाई हो सके। इनकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा समय तक प्रेजेंट थी, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई तो क्रिटिसाइज कर ही जाता है। तो इनकी डेफिनेशन भी क्रिटिसाइज हमने हमारे सैमुअलसन नाम के बंदे ने कर दी और इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी और ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन थी। इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड बोला, क्या बोला, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि किस तरीके से मैन और सोसाइटी जो है ना, या तो पैसों के साथ या तो पैसों के बिना, वो किस तरीके से चूज कर रहा है कि आप आपके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को किस तरीके से एम्प्लॉय कर रहे हो, जिनके अल्टरनेटिव यूज भी है
उससे आप बहुत सारे कमोडिटी भी बनाने वाले हो समय के साथ साथ, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करने वाले हो कंजम्पशन के साथ साथ, और फ्यूचर में भी लोगों को जो है वो रिसोर्सेज चाहिए। तो ये उसी की स्टडी है। यानी ये बोले, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सारे पॉइंट डाल दिए। बोले इकोनॉमिक स्टडी है कि किस तरीके से कोई आदमी या कोई सोसाइटी या तो पैसों की साथ के बिना, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, लोगों को दे रहा है, जिस तरीके से लोग जो है प्रोडक्शन कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके और उसको कंजम्पशन कर सके अभी भी, और फ्यूचर में भी आने वाली पीढ़ियां कंजम्पशन कर सके, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। इनकी डेफिनेशन कंप्लीट है, इनकी डेफिनेशन में कोई भी पॉइंट मिस नहीं है। जैसे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉइंट कोई भी डेफिनेशन में आया नहीं था, फिर ऑल्टरनेटिव यूज का पॉइंट भी इनकी डेफिनेशन से आया। इनकी डेफिनेशन में सब कुछ कंप्लीट है, प्रोडक्शन कंजम्पशन भी हो गया, आज का भी देख लिया, फ्यूचर का तक पता कर लिया। तो ये इनकी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी। तो हम लोग सैमुअलसन की डेफिनेशन को ही बहुत अप्रोप्रिएट और सेटिस्फैक्टरी मानते हैं। इन्होंने सारे एस्पेक्ट ले लिए, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी ले लिया, मटेरियल वेलफेयर भी ले लिया और ह्यूमन वेलफेयर भी ले लिया। तो इन्होंने ये हमें बताया। क्लियर हुआ? तो तुमको ऐसे तो सैमुअलसन की ही डेफिनेशन याद करनी है, पर कुछ स्कूल्स बीइंग स्ट्रिक्ट वो चारों की डेफिनेशन याद कर रही है। तो चारों बंदों की डेफिनेशन अब वो तुम्हारी स्कूल पे निर्भर करता है। सीबीएसई में थोड़ा स्कूल टू स्कूल पॉइंट्स चेंज होते हैं 11th में, 12th में ऐसा कुछ नहीं है। 12th में तो सब कुछ जो मतलब नॉर्मल ही रहता है, पर इसमें जो है थोड़ा 11th में सुनना पड़ता है। तो चलो सर ये थोड़ा शॉर्ट नहीं होता, बस मैंने जहाँ तक पढ़ा था उसमें ऐसा था कि इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वो बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, पर स्कूल्स को ऐसे प्रोफेसर्स की और इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन ही देखना पसंद है। इतना बड़ा हाँ, इवन जब तुम 12th में भी आओगे ना, तो कुछ जो प्रोफेसर या कुछ इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन है ना, वो तुमको याद करके बोर्ड में लिखनी पड़ेगी, तो तभी तुमको मार्क्स मिलेंगे। वरना नॉर्मल डेफिनेशन लिखोगे ना तो वो 1 मार्क कट जाएगा, 3 मार्क का सवाल है, ऐसा करते हैं। तो 11th में तो स्कूल स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन 12th में 3 में से 1 कट जाएगा। तो कुछ ऐसे 12th में तो बहुत डेफिनेशन है नहीं, 11th में डेफिनेशन ज्यादा, 12th में 3 है, आज मैम बोले तो करना पड़ेगा, 11th में तो करना पड़ेगा। अब स्कैरसिटी, स्कैरसिटी पता है, स्कैरसिटी मतलब डिमांड जो है बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, इसी को तो स्कैरसिटी बोलते हो। कोई चीज की कमी होना कब कहते हो? जब उसकी डिमांड तो तेज है पर सप्लाई इतनी तेज नहीं है। तो बोल रहे स्कैरसिटी मतलब लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे ह्यूमन वांट जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से भी ज्यादा है, कि गुड्स अवेलेबल ही नहीं है और हम लोगों की वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो ये स्कैरसिटी में आता है। स्कैरसिटी यूनिवर्सल है, हर जन को स्कैरसिटी फील होती है, भले कितना अमीर आदमी हो, कोई ना कोई चीज की कमी तो उसको महसूस हो ही जाती है। तो ये स्कैरसिटी है। 3 प्रॉब्लम है। अब देखो, एक मैं बताता हूँ, स्कैरसिटी इज अ रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, जो भी पॉवर्टी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, पॉपुलेशन का है, बाहर के ट्रेड का प्रॉब्लम है, इंटरनल डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? स्कैरसिटी की वजह से आ रहा है। और इसी के कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के एक्सिस्टेंस के ही मेन 3 कारण है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, और तीसरा सबसे बेकार अल्टरनेटिव्स। एक तो कमी है किसी चीज की और उसके इतने सारे यूज है। वो बोलते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, हिंदी के मुहावरे अगर तुमने सुना हो कि अनार एक है बीमार 100 होते, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, यानी कि कमी हो इसकी, ऐसा बोलते हैं कमी हो। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो लैंड लेबर कैपिटल है, ये सारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और एंटरप्रेन्योर की बुद्धि चलती नहीं है आजकल लोग इतना बुद्धि चलाते नहीं है। तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से डिमांड जो है बढ़ तो रही है लेकिन वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही इकोनॉमी जो है वो इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही है हमारे वांट के हिसाब से, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो सबसे बेसिक रीजन जो है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के एक्जिस्टेंस का, वो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। भाई रिसोर्सेज कम है तो इच्छा कम रखो, लेकिन वो भी प्रॉब्लम है। ह्यूमन वांट तो नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई हो नहीं सकती, प्रायोरिटी वाइज भी अलग हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तीसरा अल्टरनेटिव यूज, रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है और उसको बहुत सारे यूजेस में डाल सकते हो, तो चॉइस करना कि किस फील्ड में रिसोर्सेज का एप्लीकेशन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कि किस जगह पे रिसोर्सेज यूज करोगे। तो कम है, कहाँ लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये जो 3 चीजें है ना, ये 3 चीजों के कारण ही हमारे these are the 3 मेन रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के एग्जिस्टेंस के ये 3 ही मेन रीजन। जैसा मैंने कहा कि स्कैरसिटी जो है रूट है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। स्कैरसिटी तुमको पता ही है, वांट हमारे पास ज्यादा है, रिसोर्सेज इतने हैं ही नहीं, और स्कैरसिटी परवेसिव है। परवेसिव समझते हो ना, यूनिवर्सल टाइप, हर जगह पे देखा जाता है। और इकोनॉमिक लाइफ फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल में है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में है। ये लोगों को बेटर हाउस चाहिए, कार चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, वैकेशन चाहिए, गैजेट चाहिए, पर रिसोर्सेज जैसे मनी, मटेरियल, टाइम ये तो बहुत लिमिटेड है। तो स्कैरसिटी की वजह से सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर ये रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं होते, अगर ये कम नहीं होते ना, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होती।
ये हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर एक्चुअली चल रहा है कि भाई एग्जैक्टली क्या है जो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो इसका नीड क्यों हुआ, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है और वो स्कैर्सिटी की वजह से, तो उसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब स्कैर्सिटी हमारे डेली को अफेक्ट करती है। देखो लंबे लंबे हम क्यू में लगे रहते हैं रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे, क्राउडेड बस और ट्रेन होती है, जरूरी कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाती है, कभी उनकी प्राइस बढ़ जाती है, पेट्रोल का बढ़ जाता है, वेजिटेबल पल्स का बढ़ जाता है, ये सारे स्कैर्सिटी की वजह से ही है। हमें स्कैर्सिटी इसलिए फेस करनी पड़ती है क्योंकि जो चीजें हमारी वांट सैटिस्फाई करती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो ये हमारी एक चीज है। तो व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, रीड करो जरा इस प्रॉब्लम में, एक बार मन में रीड करो, मेन तो समझ आना चाहिए। अब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी डिस्कस करनी है। अभी बहुत सारे डेफिनेशन में हमने इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस बोला, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स को कुछ लोग आर्ट भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट है? साइंस क्या होता है? साइंस ऐसी चीज होती है जहाँ पे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, और लॉज के हिसाब से सारी चीजें चल रही है, वो साइंस है। तो इकोनॉमिक्स साइंस तो है ही कि भाई यहाँ पे भी तो लॉज होते हैं बहुत सारे और प्रॉपर रूल्स के हिसाब से हम लोग समझते हैं। और आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज। अब मैं तुमको एकदम सिंपल भाषा में पहले समझा रहा हूँ कि आर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी थियोरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना ही आर्ट है। तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है कि भाई जो भी कंसेप्ट हम समझते हैं बुक में वो रियल में जाके अप्लाई करते हैं ना, कंट्री संभालने के लिए या इवन घर संभालने के लिए। तो इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? तो इसका आंसर ये है कि इकोनॉमिक्स दोनों है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी है, इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट भी है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं और यूनिवर्सल वैलिडिटी है। भाई ऐसा नहीं है इंडिया में रूल है बाहर रूल नहीं है, इंडिया में जी का वैल्यू अलग है बाहर अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो इकोनॉमिक्स भी क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है नॉलेज का, फैक्ट का, जिसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं, लॉज समझते हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेड है। पर नेचुरल साइंस की तरह इकोनॉमिक्स के लॉज बहुत एग्जैक्ट नहीं है। इकोनॉमिक के लॉज जो है वो थोड़े कंडीशन टू कंडीशन डिफर करते हैं। जैसे नेचुरल साइंस जो तुम पढ़कर आए हो पहले वही है, तो उसके लॉज बहुत प्रिसाइज थे, इसके लॉज बहुत एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम इसको सोशल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलते थे कि भाई जगह के हिसाब से, लोगों के वेलफेयर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉज को चेंज करते हैं। एक मस्त एग्जांपल देता हूँ डिमांड का, जो तुमको पता भी है। डिमांड के बारे में तुमको पता है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है या फिर किसी चीज का ऐसा उल्टा समझो, किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसी चीज की प्राइस बहुत कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बट इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स ऐसा होता है क्या? जो पेंटिंग्स होती है उसमें जितना ज्यादा प्राइस उसकी डिमांड उतनी, क्योंकि वो उतना ज्यादा वो बन जाता है, रेयर बन जाता है। तो देखो जगह के हिसाब से लॉ को चेंज करना पड़ा। तो यानी कि इसलिए इसको एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते, पर सोशल साइंस बोलना इसको जो है बहुत ज्यादा बेहतर है। अब इसको दो तरीके से है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। सर ये बस इतना सही है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, हाँ। इसका आगे नहीं है। एक डिफरेंस बिटवीन अगर होगा तो इसमें होगा, नहीं है ये बुक में तो नहीं है। एक डिफरेंस बिटवीन तो छोटा सा करना पड़ता है इसमें, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इस बुक में तुम्हारे नहीं दिया, कोई पुराना एडिशन में है तो वो मैं दे दूंगा तुम लोगों को, थोड़ा करना पड़ता है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट बात करता है कैसे करना है ना, और वो बोल रहे कैसे कर सकते हैं, मतलब दीज आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ये अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो अजम्पशन पे बेस्ड नहीं होता है, किस तरीके से प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व हो रही है ना, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। पर हाँ बेस्ड ऑन फैक्ट, पर यहाँ पे बेस्ड ऑन अजम्पशन होता है कि भाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसा ऐसा कर सकते हैं, वैसी बात है। एग्जांपल देखो, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है तो प्राइस बढ़ रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। और ये क्या है? इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस शुड नॉट राइज। तो समझ रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो होता है नॉर्मेटिव में। और ऐसा है और ऐसा हो गया और ऐसा करेंगे, ये किस में आता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। these economics are based on fact and these are based on assumptions, ये मेन कहानी है। अब इसके बाद इकोनॉमिक्स आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? स्किलफुल यूज ऑफ नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। क्या आप आपके नॉलेज का यूज कर रहे हो और जो आपको करना है वो आप कर पा रहे हो, दैट इज जो मैंने सिंपल वर्ड्स में बोला, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज। और ये स्टडी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस से आता है। सेम तरीके से इकोनॉमिक्स में हम उनके लॉज और प्रिंसिपल को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं हमारी इमेजिनेशन के साथ साथ। और किस तरीके से कर रहे हो, मेथड वगैरह हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स में, और आर्ट भी हमें मेथड समझाता है। इसका ये मतलब है कि इकोनॉमिक्स भी क्या है? आर्ट है।
तो इकोनॉमिक्स सिर्फ जस्ट साइंस जस्ट आर्ट नहीं है, इसको हम दोनों गोल्डन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इट इज अ गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। और दो ब्रांच होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो छोटे लेवल पे चीजों को स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बड़े लेवल पे चीजों को स्टडी करता है। कि अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल आउटपुट या छोटे से ग्रुप का आउटपुट देख रहा हूँ, ग्रुप में इनपुट देख रहा हूँ, छोटे ग्रुप का इंडिविजुअल डिमांड देख रहा हूँ, सप्लाई देख रहा हूँ, तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर पूरे नेशन का डिमांड देख रहा हूँ, पूरे नेशन का सप्लाई देख रहा हूँ, पूरे नेशन का इनपुट आउटपुट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोगों का इस साल जो इकोनॉमिक्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे 11th में हमारी जो दूसरी किताब इकोनॉमिक्स की, ये वाली नहीं, जो दूसरी किताब है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, उसमें डिमांड, सप्लाई, मार्केट, प्रोडक्शन ये सब पढ़ेंगे। और जब हम अगले साल आएंगे 12th में, तो हमारी बुक होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और उसमें हम लोग नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मतलब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े लेवल की चीजों पे आता है। क्लियर है जी? खत्म हो गया चैप्टर पहला।